हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिवील जीके। नाउ ये आपका लेक्चर नंबर 12 होने वाला है हमारे यहाँ पे जो एसएससी जीडी 2025 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए जो आपकी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देख रखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप जरूर देख लेना और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी पार्ट्स है आपको सब उसी सिंगल प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड चीज की, जैसा आपको पता है कि हम पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर रहे हैं, पर जो भी आपका टॉपिक से वो पीवाईक्यू आया हुआ है वो कंप्लीट टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम कंप्लीट थ्योरी भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं लगा रहे हैं, हम कंप्लीट थ्योरी भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आपको कोई भी सजेशन होता है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ्स भी देखने को मिल जाएंगी। जितनी भी अभी तक हमने लेक्चर्स किए सबकी आपको उसी चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा है कि पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटेंस की, अगर वो 7 से कम है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पीएच वैल्यू बेसिकली यहाँ पे है क्या, पीएच स्केल क्या है। अब देखो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू निकलती है ना, ये बेसिकली आप निकालते हो पीएच स्केल के हेल्प से। ठीक है, किसके हेल्प से निकालते हो, पीएच स्केल की हेल्प से। अब अगर आपसे मान लो इसकी रेंज पूछ लेना कभी भी, तो यहाँ पे याद रखना 0 से लेके 14 तक की इसकी रेंज होती है, जिसमें जो 7 होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रल होता है, जो 0 होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से याद रखो यहाँ पे कि 7 आपका है न्यूट्रल। अगर आपसे बोले यहाँ पे 0 से 6 में, तो ये बेसिकली आपके सब एसिडिक आएंगे। और 7 से ऊपर मतलब यहाँ पे जो 8 से लेके यहाँ पे 14 तक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं यहाँ पे बेसिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, जो आपका यहाँ पे 0 होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे मोर एसिडिक होगा। ये आपका होगा मोर एसिडिक, मतलब जितना ज्यादा आप यहाँ पे 0 के करीब रहोगे उतना ज्यादा आपके यहाँ पे एसिडिटी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो भी आप देखोगे वो ज्यादा रहेगी। और जितना ज्यादा आप यहाँ पे 14 के करीब रहोगे वो बेसिकली आपका रहेगा यहाँ पे मोर बेसिक। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे कि 7 आपका है न्यूट्रल, अब जैसे 8 हुआ वहां से आपका बेसिक नेचर शुरू हो जाता है, फिर 9 और ज्यादा बेसिक, 10 उससे भी ज्यादा बेसिक, फिर ज्यादा ज्यादा ऐसे करके 14 सबसे ज्यादा। उसी सेम तरीके से आपका एसिडिक वाला भी केस रहेगा, जहाँ पे 6 आपका एसिडिक जहाँ से शुरू हो जाएगा सबसे कम एसिडिक, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका जो 0 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पे ये है कि न्यूट्रल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे आगे एक डायग्राम सा यहाँ पे लगा भी रखा है, इसके थ्रू आप यहाँ पे जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है जनरली वो। तो ये है आपका यहाँ पे प्योर वाटर। ठीक है, जो आपका न्यूट्रल में आता है, जो है आपका यहाँ पे 7, pH 7 में आपको हमेशा न्यूट्रल वाटर देखने को मिलेगा। तो ये तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, और ये बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि ये लगाया इसलिए गया ताकि आप एसिड और बेस के बीच में यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब जो आपका यहाँ पे ये बेसिक में अगर आप देखो तो ब्लड आपका यहाँ पे आ रहा है 8 में। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो पीएच में आप देखोगे तो 7.4 समथिंग आपका रहता है, पर ये 8 में आपको दिखा रहा है, तो ये भी जरूर आप यहाँ पे याद रखना कि ब्लड आपका एल्कलाइन नेचर में आएगा या फिर बेसिक नेचर में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए। इसी तरीके से सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वो है आपकी यहाँ पे बैटरी, फिर आपका है यहाँ पे स्टमक एसिड, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे HCl देखने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। फिर आपका है लेमन, जिसमें आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो एसिडिक वाली नेचर वाली चीजें है ना, वहां पे आपको थोड़ी खट्टी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, टमाटो है, सोडा हो गया, लेमन हो गया। तो धीरे धीरे आप खट्टी चीजों की तरफ जाओगे फिर और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इधर की तरफ जब आओगे तो इधर आपका बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बिटर नेचर वाली चीजें। ठीक है, मतलब कड़वी चीजें ज्यादा। और इधर में आपकी है यहाँ पे सॉर नेचर, मतलब यहाँ पे खट्टी नेचर वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये आपको यहाँ पे आ रहा है, इधर वाली है सब एसिडिक, उधर वाला है सब यहाँ पे बेसिक। ठीक है, और यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे चीजें दी है ना, इनको जरूर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, या फिर इसको जब पीडीएफ मिलेगा तो इसको जरूर इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे जरूर इसको देख लेना। जैसे आपका है यहाँ पे एसिड रेन। एसिड रेन आपसे यहाँ पे पूछता है, तो एसिड रेन की आपको यहाँ पे याद रखनी है पीएच वैल्यू होती है यहाँ पे 4 की। ठीक है, जो आपसे यहाँ पे जनरली पूछी जाती है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्लड की बताई थी, ब्लड की आपकी यहाँ पे पूछता है तो वो 7.4 रहती है, पर आपको यहाँ पे 8 दे रखा है, तो वो भी जरूर आपको यहाँ पे वैल्यू जरूर आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर बाकी HCl में आपको ऑलरेडी बता चुका, जो जनरली आपसे पूछा जाता है, ब्लड वाला आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर आपका एसिड रेन हो गया, क्लीन रेन आपको जरूर यहाँ पे याद रख लेना है। तो क्लीन रेन जो है बेसिकली इसकी आपकी रहती है यहाँ पे 5 से लेके 5.5 pH तक। ठीक है, तो ये भी थोड़ा एसिडिक की तरफ रहता है, पर इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे एसिड रेन से।
तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि लोअर देन 7, अब अगर आप यहाँ पे देखो लोअर देन 7, लोअर देन 7 आपका क्या आएगा 6 5 4 3 2 1, तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं एसिडिक, है ना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एसिडिक नेचर यहाँ पे बता रहा है। अब जितनी भी आपकी यहाँ पे एल्कलाइन नेचर वाली चीजें हैं ना, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे आप पता लगा पाओ कि ये आपकी एल्कलाइन नेचर है, तो ये आप बोलोगे जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है ना, जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है, तो उसको जब यहाँ पे कोई आपके सब्सटेंस उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो वो सारी चीजें आपकी रहती हैं यहाँ पे एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन नेचर की। तो ये आपको सबसे पहले तो यही याद रख लेना है। बाकी आपको पीएच वैल्यू पता है 7 से ज्यादा रहेगी तो एल्कलाइन में काउंट हो जाता है। इसी तरीके से सेम चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे एसिडिक नेचर की जब हम बात करें, तो यहाँ पे ये ब्लू लिटमस को, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, यहाँ पे रेड में, तो आपका बन जाता है वो एसिडिक नेचर का। फिर बाकी हमने वैसे डिस्कस कर लिया, 7 से नीचे वाली पीएच वैल्यू जितनी भी है वो आपकी एसिडिक नेचर की रहती है। इसका टेस्ट जो होता है आप देखोगे तो सॉर टेस्ट रहेगा, मतलब लेमन जो है आपका खट्टा रहेगा एक तरीके से, टमाटो आपका खट्टा नेचर का रहता है। वहीं पे दूसरी तरफ जाओगे एल्कलाइन में, तो वहां पे आपको थोड़ी कड़ुई चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके, तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक लौता यहाँ पे नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, और ये एक लौता यहाँ पे नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, तो इसको यहाँ पे प्लीज ध्यान से यहाँ पे याद रखना। अब जो आपको ये मरकरी दे रखा है ना, ये भी बेसिकली आपका लिक्विड रहता है, रूम टेम्परेचर पे भी रहता है, ये भी याद रखना, रूम टेम्परेचर पे ही आपका यहाँ पे ये भी आपका लिक्विड रहता है। पर ये एक नॉन मेटल नहीं है, ये बेसिकली आपका एक मेटल है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मेटल के केस में बोले कि कौन सा आपका यहाँ पे लिक्विड रहता है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे आपका सबसे ज्यादा आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा जैसे मरकरी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जब ये लिक्विड में रहेगा। पर इसके अलावा भी और भी ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका होता है यहाँ पे सीजियम होता है, फिर आपका फ्रेंशियम होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो रुबीडियम होगा, रुबीडियम के अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे एक और होता है, वो होता है आपका गैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल आप देखोगे यहाँ पे तो ये 5 मेटल होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। पर क्योंकि आपका स्टेबल सबसे ज्यादा मरकरी है, इसलिए आपको ऑप्शन में हमेशा देखोगे तो मरकरी के बारे में ही यहाँ पे पूछा जाता है। पर आपको यहाँ पे ये चारों नाम भी और यहाँ पे याद रख लेने हैं मरकरी के साथ साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड यहाँ पे चीजें पूछी जा रही है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा मेटल्स के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं इनकी आपकी हाईएस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। आपका क्या रहेगा यहाँ पे, हाई रहेगा यहाँ पे इसका मेल्टिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना सबसे पहले तो। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये डक्टाइल होते हैं यहाँ पे नेचर में, ठीक है। नेचर में आपके क्या होते हैं यहाँ पे, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब होता है कि जिनके थ्रू आप वायर्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे टू फॉर्म यूज टू फॉर्म वायर्स, तो बेसिकली आपके होते हैं डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं। फिर दूसरा आपका तीसरा आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेलेबल। अब मेलेबल मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि जो भी आपके मेटल्स मेलेबल नेचर के रहेंगे उसका मतलब है कि आप उनके थ्रू थिन शीट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। थिन शीट्स वगैरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनके थ्रू आप यहाँ पे उनके हेल्प से बना सकते हो। फिर कुछ आपके होते हैं यहाँ पे सोनोरस, मतलब यहाँ पे जब आप उनको थोड़ा हिट करोगे किसी चीज से तो वो आवाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। फिर एक आपके होते हैं यहाँ पे लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब होता है कि यहाँ पे वो शाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे शाइन करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये साउंड निकालते हैं, ठीक है। फिर मेबल मतलब है कि ऐसे कोई भी मेटल जो यहाँ पे मेबल हम बोल रहे हैं कि वो नेचर में है, मतलब उनके थ्रू हम यहाँ पे उनके हेल्प से थिन शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा डक्टाइल इन नेचर कौन सा आपका मेटल रहता है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपका रहता है गोल्ड, ठीक है। डक्टाइल में अगर सबसे ज्यादा पूछे मोस्ट, तो रहेगा आपका यहाँ पे गोल्ड। मेबल में भी पूछे तो आपका रहेगा यहाँ पे गोल्ड। सोनरस में अगर पूछता है तो इस केस में फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर, और लस्ट्रस में अगर पूछता है तो यहाँ पे हो जाएगा रोडियम, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रोडियम सिल्वर दोनों यहाँ पे रहते हैं लस्ट्रस में, तो यहाँ पे पर सबसे ज्यादा आपको रोडियम देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको रोडियम प्लस सिल्वर, ठीक है, दोनों नाम यहाँ पे याद रख लेना, वरना ऑप्शन में देखोगे तो आपको यहाँ पे इनमें से कुछ भी दे सकता है, वरना सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे रोडियम ही देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा देखो आपसे क्या बोल सकता है, आपको बोलेगा यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि बेस्ट कंडक्टर जब भी बोले ना तो वो है आपका यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ पे बाद में तो आपका कॉपर वगैरह भी आपके आ जाता है, जैसे हीट के केस में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपका यहाँ पे सिल्वर है, फिर आपका यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये है आपका यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपसे जनरली यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर देखो एक एक चीज है यहाँ पे जो आपसे जनरली पूछता है कि कौन सा मेटल आपका यहाँ पे किस में रखा जाता है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको तीन नाम याद रखने हैं। एक है आपका यहाँ पे लिथियम, दूसरा आपको नाम याद रखना है यहाँ पे सोडियम, और तीसरा आपको यहाँ पे नाम याद रखना है पोटेशियम। ठीक है, तो ये तीन आपके हैं जिनको देखो, लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को हम Na से करते हैं, पोटेशियम को हम यहाँ पे K से करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब जो लिथियम है ना, इसको हम स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे पैराफिन वैक्स में, पैराफिन वैक्स में। और जो ये सोडियम और पोटेशियम है, इनको हम रखते हैं यहाँ पे स्टोर करके केरोसिन ऑयल में। ठीक है, तो ये जनरली आपसे पूछा जाता है कि केरोसिन ऑयल में आप कौन से मेटल को रखते हो, किसको नहीं रखते हो, इस तरीके से। तो इनको यहाँ पे जरूर, इनको यहाँ पे याद रख लेना। और ये आपके हैं सॉफ्ट मेटल्स, ये है आपके यहाँ पे सॉफ्ट मेटल, मतलब अगर आप नाइफ से इनको काटने जाओगे तो आराम से यहाँ पे ये कट भी जाएंगे। ठीक है, और आपके मन में यहाँ पे ये आ सकता है कि लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखते हैं। तो वो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो लिथियम है ना, ये बेसिकली आपका लाइटर होता है केरोसिन ऑयल से। ठीक है, ये आपका लाइटर होता है यहाँ पे, लाइटर देन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जनरली तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये जरूर आपको इतना याद रख लेना है जो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली चीजें हैं जो मेटल से रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे देख ली। अब हम थोड़े यहाँ पे नॉन मेटल वाली फैक्ट वाली चीजें देख लेते हैं। अब अगर आपसे मान लो यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में पूछता है, ठीक है, अब नॉन मेटल में आपको यहाँ पे क्या पता करना है। सबसे पहले तो नॉन मेटल कितने हैं तो वो पता होना चाहिए, वो है आपके 22, जिसमें से 11 आपकी हैं यहाँ पे गैसेस। ठीक है, एक लौता है आपका लिक्विड, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी देख रखा है, वो है आपका यहाँ पे ब्रोमीन। और फिर आपका यहाँ पे 10 है यहाँ पे सॉलिड्स। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर हम चलते हैं यहाँ पे अगले स्लाइड पे देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे याद रखना है, इनका होता है यहाँ पे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग और आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नॉन डक्टाइल होते हैं यहाँ पे ये नेचर में। ठीक है, साथ ही साथ नॉन मीएबल भी होते हैं यहाँ पे ये नेचर में, मतलब आप ना तो इनसे थ्रू वायर बना सकते हो, ना ही थिन शीट्स वगैरह बना सकते हो। फिर ना ही ये आपके ये सोनोरस होते हैं, मतलब नॉन सोनोरस होते हैं, ना ही आवाज करेंगे वगैरह। और नॉन लस्ट्रस भी होते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन किस चीज का है, यहाँ पे लस्ट्रस में आपके आयोडीन। ठीक है, आयोडीन और आपका जो डायमंड है, उन दोनों को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी जितने आपके हैं ये सब आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे नॉन लस्ट्रस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन है ये। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट, तो आपका है यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं यहाँ पे किसके, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, जिसमें आपकी वापस से एक एक्सेप्शन आ जाती है। वो आपकी एक्सेप्शन एक्सेप्शन है यहाँ पे किसकी, वो है आपकी ग्रेफाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये पुअर कंडक्टर होते हैं यहाँ पे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है जो आपसे पूछा जा सकता है। फिर सेम चीज आपकी आ जाएगी यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में, और इसमें भी आपकी दो कंडीशन आ जाती है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के, वो है आपका यहाँ पे डायमंड को छोड़ के, और साथ ही आपको यहाँ पे ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, तो ये बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे जैसे जैसे आते रहेंगे आगे क्वेश्चन तो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ पे यही रहने वाले, जो हमने यहाँ पे सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा विटामिन है यहाँ पे जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में। तो देखो, यहाँ पे जब हम विटामिन की बात कर रहे हैं तो हम इनको ही यहाँ पे एक बार में डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछे यहाँ की फेट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना ये आपके होते हैं यहाँ पे चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो ये चार होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। वहीं पे अगर आपसे बोले कि वाटर सॉल्युबल आपके कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ये आपके आएंगे यहाँ पे दो विटामिन, जो है आपके यहाँ पे विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे विटामिन फैट सॉल्युबल, और आपके यहाँ पे एक तरफ हो गया आपके यहाँ पे विटामिन वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके नाम है ना, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके विटामिन बी को क्या बोलते हैं, बी 1 को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, इस तरीके से। तो जो आपकी बी वाली जितनी भी टर्म्स है ना, उनको हम अगर हम ध्यान से पढ़े,
ठीक है, इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे आपको जो B1 है यहाँ पे, फिर B2 आता है, उसके बाद फिर B3 है, B4, ठीक है, B5, B6, B7, B7 के बाद फिर सीधा आपका B9 और फिर आपका लास्ट आता है B12। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टाइप के आपको बी रेंज में अगर आप देखोगे तो इतने अलग अलग तरीके के आपको विटामिन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इसको आप याद कैसे रख सकते हो, तो इसको देखो आपको ऐसे याद रखना है, द रोनाल्डो एंड पावलो, दी रोनाल्डो एंड पावलो प्लेड फॉर बायोस्टर बायोस्टर फुटबॉल क्लब। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, अब इसके थ्रू देखो आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको जो ये टी है इसके थ्रू याद रखना है। सबसे पहले जो आपको विटामिन B1 दिख रहा है ना, वो बेसिकली आपका टी से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लू करते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पे ये नीचे से हटा दे रहा हूँ वरना आपको आई लगे। तो सबसे पहले आपका जो नाम है B1 का, ये आपका है यहाँ पे थाइमाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रोनाल्डो से, यहाँ पे आप आर को कर लो, आर से। ठीक है, अब आर से आपका रहेगा यहाँ पे राइबोफ्लेविन। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एन से। ठीक है, एंड में से आप एन को करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे नियासिन। ठीक, ये है आपका B3 का नाम। फिर जो B5 है, B4 तो आपका होता नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे ऊपर सही से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको याद रखना है कि B1 B2 B3 एक साथ आ गए। फिर उसके बाद 4 आपका होता नहीं है, ना ही इसमें 8 होता है। तो फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 8 अब आपका होता नहीं है, तो उसके बाद सीधा आप 9 लिखोगे और बाकी आप सीधा आप यहाँ पे 12 लिखोगे। ठीक है, तो इतने तरीके के आपके यहाँ पे बी रेंज में आप विटामिन देखोगे। तो जो B5 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप इसको करोगे यहाँ पे पी और ए को। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो नाम है उसमें पी और ए यहाँ पे साथ में आएगा, जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पे पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है, ये आपका पाउलो में से पी और ए आप यहाँ पे कर दोगे एक साथ। फिर जो आपका प्लेड है ना, इसमें से आप पी निकालोगे बस। ठीक है, यहाँ पे इसको मतलब मार्क कर लोगे, या तो इसको कैपिटल लिख लो या अलग से लिख लो। और इसको आप यहाँ पे याद रखना, ये है आपका पायरोडॉक्सिन। फिर B7 जो है, इसमें से आप यहाँ पे जो बायोस्टर मैंने बताया, इसमें से आप बायो निकाल लो बस। ठीक है, जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो उसमें से बेसिकली आप यहाँ पे बायो निकाल लो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, बायोटीन। ये है आपका यहाँ पे B7। फिर आपका है यहाँ पे फुटबॉल में से आप यहाँ पे क्या करो, F और O निकाल लो। ठीक है, F और O को यहाँ पे मार्क कर लो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फोलिक एसिड। और लास्ट आपका बचा है, इसको आप कर लो यहाँ पे C से मार्क। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कोबलैमिन। ठीक है, तो ये आपके हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम, और इस छोटे से आप सेंटेंस से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। द रोनाल्डो एंड पावलो प्लेड फॉर बायोस्टर फुटबॉल क्लब से आप यहाँ पे ये जितने भी अलग अलग तरीके के बी रेंज में अगर हम विटामिन की बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रह जाएंगे। अब देखो डिजीजेस में आपसे जनरली पूछता है, तो ए में आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है, तो ये आपसे जनरली यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बीमारी देखने को मिलती है, वो है आपकी यहाँ पे जीरो पैथलेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसका मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे ड्राई आई। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सी। बी वाले हम आगे डिस्कस करेंगे। सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्कर्वी। डी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे रिकेट्स। फिर ई में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे स्टेरिलिटी। ठीक है, और लास्ट है आपका यहाँ पे के, जो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हीमोर्फ। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डिजीजेस पता होने चाहिए, और ये तो हो गए आपके यहाँ पे नाम। ठीक है, ये है आपके यहाँ पे नेम। अब आपके यहाँ पे A C D इन सब के यहाँ पे नाम बचे, तो उनको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इनके लिए आप बस यहाँ पे नाम सीधा सीधा याद रख लेना। ए का है आपका यहाँ पे रेटेनॉल। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैंने बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, फिर आपका जीरो पेल्थामिया हो गया, ये सब आपके बेसिकली रहेंगे यहाँ पे डिजीजेस वगैरह। फिर B1 से ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिजीजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुको, पीछे अगर जगह है तो यहाँ पे ही लिख दूं। तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑरेंज से लिख लेते हैं। तो जो B1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिजीज पहले हटा दे रहा हूँ, अलग से लिख दूंगा बाद में। तो जो आपका यहाँ पे B1 है, अगर इसके डिजीजेस की बात करें तो इसका डिजीज आता है यहाँ पे बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। फिर B2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे चियोलोसिस।
चियोलिसिस मतलब होता है यहाँ पे जो कॉर्नर ऑफ लिप्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़े फुंसी जैसी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, कॉर्नर ऑफ लिप्स पे। फिर जो आपका B3 है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्रैक्स ऑन लिप्स, ठीक है। जब आपको क्रैक्स देखने को मिले तो बेसिकली आपको यहाँ पे B3 की कमी हो रही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे अगर हम देखें B5 में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एक्ने वगैरह, ठीक है। फिर 6 और 7 में आपको यहाँ पे 6 और 9 में बेसिकली यहाँ पे आपको दोनों में ही देखने को मिलता है यहाँ पे एनीमिया। एनीमिया आपको देखने को मिलता है, बस 6 वाली में जो है यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और 9 वाले में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मैक्रोसाइटिक, ठीक है। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है, पर अगर आपको बीमारी देगा तो वो या तो वो डायरेक्ट एनीमिया देगा, वरना आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक अनीमिया देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डिफरेंस जरूर देख लेना। तो ये है आपकी बेसिकली यहाँ पे डिजीजेस, हमने जितनी भी डिस्कस करी है, तो ये सब आपको यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लेनी है। इनके बारे में आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था सी का आपको नाम याद रखना है, तो सी के नाम के लिए वापस कलर चेंज कर लेते हैं। तो सी का नाम जैसे मैंने आपको बताया था, इससे आपका क्या होता है, यहाँ पे स्कर्वी होती है ना, तो इसका नाम है आपका यहाँ पे स्कर्बिक एसिड, ठीक है। तो आप थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हो यहाँ पे स्कर्बी से स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर डी से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिकेट्स वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका डी है, इसका नाम है यहाँ पे कैल्कीफिरॉल, कैल्कीफिरॉल। और इसमें जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे रिकेट्स देखने को मिलेंगे, और एक और बीमारी इसके साथ नोट डाउन कर लेना, वो है आपकी यहाँ पे ओस्टियो मेलेशिया, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इसका मतलब होता है वीक बोन्स, ठीक है, हड्डियों की बीमारी आप एक तरीके से बोल सकते हो, वीक बोन्स होने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विटामिन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल। और लास्ट आपका आ जाता है यहाँ पे विटामिन के, जो कि आपका है यहाँ पे फाइलोक्विनाइन, ठीक है। तो ये आपके हो गए जितने भी, ये सब हैं आपके यहाँ पे नाम। अब जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था बेसिकली, तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है विटामिन के, क्योंकि के आपका ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में यहाँ पे आपकी हेल्प करता है। ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे हमने नाम्स डिस्कस कर लिए, डिजीजेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, जिसकी बेसिकली यहाँ पे जनरली पूछी जाती है, ठीक है। वरना तो आपकी यहाँ पे डिजीज तो बहुत है, पर जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं और जिसकी पूछी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे B7 में आप देखोगे तो डिप्रेशन से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने वो सब नहीं लिखवाया क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाता है। पर जो इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स यहाँ पे ज्यादा आप एक तरीके से समझ लो यहाँ पे डिफिकल्ट टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है, उनके क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे ना 2-3 चीजें रह गई हैं, वो हम यहाँ पे और देख लेते हैं विटामिन से रिलेटेड। तो कौन कौन सी रह गई है, पहली आपकी रह गई, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट आपके कौन कौन से विटामिन हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 4 तरीके के विटामिन है। इनमें आपका नाम आ जाएगा A, D, E और C, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपके हैं 4 तरीके के विटामिन जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं सही कर दूं स्पेलिंग को, ठीक है। यहाँ पे ये इतना आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो विटामिन ए है ना, ये बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो कि ये स्टोर होता है कहाँ पे, ये होता है लिवर में स्टोर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लिवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, तो आपका ए रहता है स्टोर। फिर अगर आप देखोगे जो आपका बी और सी है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है ना, तो क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए यहाँ पे ये स्टोर नहीं रहते हैं वो आपकी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, डज नॉट स्टोर, ठीक है, डज नॉट स्टोर इन बॉडी। क्यों नहीं होते, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो पानी के साथ ये बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे जरूरी है, जो आपको यहाँ पे याद रखने, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, किसी ना किसी सेट में तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है चीजें। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल 21A, मतलब 21A के अंदर आपको यहाँ पे कौन सी चीज यहाँ पे डिस्क्राइब देखने को मिलती है, तो कौन सी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये बस सिंपल टर्म्स में आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो, हमने यहाँ पे पहले के टाइम में मैंने आपको बताया था कि आपको 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, फिर आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट था, फिर आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था। जो प्रॉपर्टी राइट था वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे हटा दिया था, और अब यहाँ पे वो आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट अब यहाँ पे वो प्रेजेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो यहाँ पे ये चीजें तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने बस आपको यहाँ पे बोल के बताया, ठीक है। अब उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कौन से आर्टिकल किसके अंदर आते हैं। तो इसी में हमने यहाँ पे देखा था जो आपका आर्टिकल है यहाँ पे राइट, बेसिकली यहाँ पे जो राइट है यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में आपको चार तरीके के आर्टिकल, चार आर्टिकल बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका आर्टिकल 19, फिर 20, 21 और 22, ठीक है। अब यहाँ पे जो 21 है तो इसी का ही अंदर आपका सब क्लॉज है, बेसिकली ये 21A तो इसी के अंदर आएगा, है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली है राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे राइट टू फ्रीडम में ना आपके अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे जो 21A आर्टिकल है ये बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, राइट टू एजुकेशन। पर यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हमने आर्टिकल 19 भी जैसे आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पर जो बाकी यहाँ पे आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 20, 21 और 22, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और 21A जैसा मैंने आपको बताया, 21A जो है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको भी याद रखना। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है, वो भी 86 जो आपका 2002 में आया था। इसमें बेसिकली बोला गया कि जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और ये एक तरीके से यहाँ पे जो उनके गार्जियन हो गए या फिर उनके पेरेंट्स हो गए उनको यहाँ पे ये बोला गया है। यही सेम तरीके का आपको यहाँ पे चीज डीपीएसपी वाले कॉन्सेप्ट में भी देखने को मिलेगी, जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पे हम वापस से नहीं जा रहे हैं। तो 21A आपका है यहाँ पे इतना सा चीज। अब जो 21 है ये बेसिकली आपका बताता है यहाँ पे राइट टू लिव, राइट टू लिव, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है, जो कि बेसिकली आपको बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो यहाँ पे चीजें बताती है। तो वो बेसिकली आपका आर्टिकल 21 है यहाँ पे, तो ये याद रख लेना। पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उस केस में आपका आर्टिकल 21 आंसर होगा। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लॉ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लॉ तो आपका 14 में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपके डिफरेंट तरीके के आपने यहाँ पे चीजें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे आर्टिकल 14 में दे रखा है, जो कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो वो आपका आर्टिकल 14 है, वो अलग है। और जो लॉ डेफिनेशन है, डिफाइन कौन से आर्टिकल में किया है लॉ को, तो वो आर्टिकल 13 में किया है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 13 में बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि लॉ है क्या, ठीक है, लॉ के बारे में बता रखा है। फिर 14 से आपकी राइट्स वगैरह शुरू होती है, जो थे 6 तरीके के अलग अलग राइट्स हैं, उनमें से पहली जो राइट है आपकी राइट टू इक्वालिटी, उसमें आपका आता है आर्टिकल 14, जिसमें भी 14 में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बता रखा है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी आपका हमारा बचा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 13 हमने देख लिया, आर्टिकल 21, 21A हमने यहाँ पे देख लिया, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये था आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो आपके बचे हैं जो कि हैं आपके इम्पोर्टेंट, और ये आपके हैं दोनों 20 आर्टिकल, और एक है आपका यहाँ पे 22 आर्टिकल, ठीक है। पहले हम 20 आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 20 आर्टिकल के अंदर ना आपको 3 सब क्लॉसेस देखने को मिलेंगे। 3 सब क्लॉसेस में क्या बोला गया है, पहले में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, उसने आज के टाइम पे कोई क्राइम किया, ठीक है, तो आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो भी सजा होगी ना वही उसे मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि क्राइम उसने आज किया और आने वाले समय में क्या सजा है उसके बेसिस पे सजा मिले, या फिर पिछले 20 साल पहले क्या सजा थी या पिछले 1 साल पहले क्या सजा थी उसके हिसाब से सजा मिले। तो ऐसा नहीं होगा। जब उसने वो क्राइम किया है उसी टाइम पीरियड पे उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो भी सजा चल रही होगी या फिर जो भी मान्य होगी उसी के बेसिस पे उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट बताता है आर्टिकल 20 का। तो ये है आपका आर्टिकल 20 का पहला सब क्लॉज। फिर जो आपका यहाँ पे ये दूसरा सब क्लॉज है ये आपको बताता है यहाँ पे डबल जियो पैरिडी का, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो जियो पैरिडी मतलब एक तरीके से है कि जो आपने यहाँ पे क्राइम किया एक बार, ठीक है, अब एक बार आपने उस क्राइम की सजा काट ली, अब वापस से गवर्नमेंट उसी सेम क्राइम के लिए आपको जेल में नहीं डाल सकती है। अब इसका मतलब आप समझना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी एक इंसान ने, हम लेके चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 सितंबर को यहाँ पे कोई क्राइम किया, ठीक है, कोई भी मान लो इसने यहाँ पे चोरी कर ली, ठीक है, थेफ्ट करा इसने, तो उस केसेस पे जो भी यहाँ पे उस टाइम पे सजा होगी एक तो वो मिलेगी, सब क्लॉज 1 ये बताता है। अब इसी सेम तारीख पे जो इसने सजा यहाँ पे मतलब जो इसने क्राइम किया उसके लिए इसको सजा मिल चुकी है,
अब इसी सेम चीज के लिए जो उसने 20 तारीख को करी थी वापस सजा नहीं मिलेगी। अब मान लो यहाँ पे ये जब रिहा होता है वापस आता है और फिर वापस से अब ये चोरी कर लेता है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 28 नवंबर को, तो इसने चोरी तो अभी भी की है पर यहाँ पे अब डेट अलग हो गई ना, यहाँ पे बाद में वापस से उसने वही सेम चीज करी है तो उस टाइम तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। पर जो इसने पहले कर दिया उसके लिए जो इसने सजा पा ली उसके लिए फिर वापस सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि चोरी उसको वापस जब वो करेगा तभी उसको वापस सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने एक ही बार चोरी करी और उसको 2 बार सजा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट बस याद रखना। अगर 2 बार चोरी करी है तो 2 बार अलग सजा मिलेगी अलग अलग टाइम पीरियड पे। अगर हाँ ये हो सकता है कि मान लो यहाँ पे कि उसने 10 बार चोरी करी और वो पकड़ा नहीं गया, 10वीं चोरी पे वो पकड़ा गया, तो एक बार में ही सारी चोरियों की सजा उसे मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। डाउट होगा कोई तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा ना, टेलीग्राम पे आप पूछ लेना वहां पे, तो वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। अब जो आपका यहाँ पे 20 का यहाँ पे थर्ड सब क्लॉज है, अब ये देखो ये क्या बताता है, इसका मतलब है यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो आपका यहाँ पे गुनेगार है जो यहाँ पे पकड़ा गया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस के सामने इसने जो भी गुना कबूल किया वो कोर्ट में माना नहीं जाएगा जब तक वो सेम गुनेगार कोर्ट में आके वही सेम स्टेटमेंट ना बोल दे। ठीक है, मतलब इसका सिंपल टर्म्स में ऐसा मतलब समझो कि जो जज आपके बैठे हुए हैं ना उनके सामने उस इंसान को कबूलना पड़ेगा कि उसने ये, मतलब जैसे हमने चोरी की बात करी तो उसने चोरी करी है या फिर कोई भी दूसरा क्राइम किया है, वो जज के सामने उसको मानना पड़ेगा, कबूलना पड़ेगा, तभी उसको सजा होगी। पुलिस के सामने उसने क्या कबूला है उससे कोई लेना देना नहीं है, जज के सामने उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है 20 का थर्ड सब क्लॉज। तो ये 3 सब क्लॉज आपको देखने को मिलते हैं 20 के अंदर, जो कि आपके इसके अंदर आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, अब आपका एक आर्टिकल बचा जो आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 22। तो इसमें भी आपको ना 2 तरीके की बेसिकली यहाँ पे डिटेंशन वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। एक आपकी है डिटेंशन जिसका नाम है पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, एक आपकी है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरी है आपकी यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो देखो पुनिटिव डिटेंशन मतलब होता है कि किसी इंसान ने क्राइम कर दिया, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर लो, चाहे आप हाउस अरेस्ट कर रहे हो या फिर जेल में डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर उसने एक बार क्राइम कर दिया है पहले ही, उसके बाद फिर आपने उसको अरेस्ट किया है। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि ऐसा कोई चीज होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम धरना देने जा रहे हैं या फिर कोई मतलब बहुत ज्यादा भड़काने जा रहे हैं किसी को, ऐसा कुछ हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उस चीज को रोकने के लिए जब पुलिस पहले ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जब यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है, तो वो सब आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है कि मतलब क्राइम होने से पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 तरीके से सिंपल टर्म्स में याद रख लो कि एक तो हो गया पुनिटिव डिटेंशन जहाँ पे क्राइम होने के बाद उसको यहाँ पे जेल में पकड़ा गया, यहाँ पे जेल में रखा गया या फिर हाउस अरेस्ट करके रखा गया। दूसरा आपका रहता है एक तरीके से कि जब यहाँ पे कोई क्राइम वो करने वाला था, उसको पुलिस को मान लो उससे उसकी खबर पहले ही यहाँ पे चल जाती है और वो क्राइम करने को यहाँ पे क्राइम से वो रोक लेती है उस पर्टिकुलर इंसान को और फिर वो उसको जेल में जब डाल दे, तो वो आपका रहता है यहाँ पे प्रिवेंटिव में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना या फिर टेलीग्राम पे जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट टू फ्रीडम के जितने आर्टिकल्स है सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है यहाँ पे इंडिया में, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो हमें ऑप्शन जैसे दे रखा है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखो गंगोत्री ग्लेशियर आपका यहाँ पे रिवर सिस्टम पे जब मैं आप पे क्वेश्चन कराऊंगा तब वहां पे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको बस पता होना चाहिए कि भागीरथी रिवर का जो ओरिजिनेशन है, ठीक है, या फिर इस तरीके से याद रख लो कि ओरिजिन जो है वो है आपका यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है इंडिया में, तो ये है आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। पर इसके अलावा भी देखो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लेना। जैसे अगर आपको एशिया में पूछता है लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है यहाँ पे, तो उसका नाम है यहाँ पे फेड चेनको ग्लेशियर। ठीक है, फेड चेनको ग्लेशियर। और इसकी यहाँ पे कंट्री भी याद रख लेना, इसकी कंट्री का नाम है यहाँ पे तजिकिस्तान। तजिकिस ठीक है, तजिकिस्तान। एक सेकेंड रुको यहाँ पे सही कर दूं स्पेलिंग, तो इसका नाम है यहाँ पे तजिकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लेशियर याद रख लेना, ये है आपका एशिया में सबसे बड़ा। वहीं पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में मान लो आपसे पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लंबार्ड। ठीक है, ग्लेशियर लंबार्ड ग्लेशियर, जो कि बेसिकली आपको देखने को मिलता है एंटार्क्टिका में। ठीक है, एंटार्क्टिका में।
तो ये आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, वर्ल्ड में कौन सा है, एशिया में कौन सा है, क्योंकि आपको इंडिया एशिया में आती है तो एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और फिर बाकी आपका सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे इंडिया में लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया में लार्जेस्ट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। जो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी आपका प्रीवियसली आया हुआ ही क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके रिलेटेड हम कुछ चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस करें, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आपका 75 किलोमीटर लॉन्ग आपका यहाँ पे ये है ग्लेशियर, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे काराकोरम में, ठीक है, जो आपकी काराकोरम रेंज है यहाँ पे, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। और ये रेंज भी आपकी किसकी है, ये है आपकी यहाँ पे हिमालयन की, ठीक है, हिमालय रीजन है बेसिकली, वहां पे आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलती है। तो उसमें आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि जो आपकी नुब्रा रिवर है ना, नुब्रा रिवर, तो नुब्रा रिवर आपकी इसी से ही यहाँ पे जनरेट होता है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि नुब्रा रिवर की जब आपको मान लो यहाँ पे पूछ लेता है कि नुब्रा रिवर आपकी ओरिजिन क्या है नुब्रा रिवर का, तो वो है आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और नुब्रा रिवर आपको जैसे पता होगा आपका ले साइड में आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका नुब्रा वैली भी है ना वहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपको ले साइड में आपको जनरली देखने को मिल रही है। फिर और क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे क्लेम करते हैं कि आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे इनका है, और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो आपको पता ही होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे इंडिया का, ठीक है। क्लेम भले कोई करे, इंडिया का ही है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे जरूरी है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपको ये भी पता होगा हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड भी अगर आपसे बोलता है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड के बारे में भी अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसका भी नाम आपका रहेगा यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। फिर आपको यहाँ पे एक ऑपरेशन भी याद रखना है, वो है आपका ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, मेघदूत जो आपका यहाँ पे हुआ था, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऑपरेशन आपका सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, मेघदूत ऑपरेशन आपका यहाँ पे हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर जैसे जो आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ये है आपका यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन है मेघदूत, और पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है, पर वो इंडिया का ही पार्ट है, हर एक को यहाँ पे पता ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका काराकोरम रेंज है आपका हिमालयन से, फिर आपका नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर, ये सब ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मिरर हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं रेयर व्यू इमेज देखने के लिए। मतलब कहने का क्या है, जैसे आपका यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके साइड मिरर्स रहते हैं ना बेसिकली आपके व्हीकल में, चाहे आप कार ले लो या फिर आप यहाँ पे मोटरसाइकिल ले लो, कोई भी आप ले लो, तो बाइक में भी अगर आप देखते हो तो हर एक में आपको दो बेसिकली मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, एक इस साइड, एक आपका लेफ्ट साइड में, एक आपका राइट साइड में। तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे रेयर व्यू देखने के लिए, रेयर व्यू मतलब होता है पीछे का यहाँ पे देखने के लिए आप जो मिरर यूज करते हो, तो उसमें वो कौन सा मिरर यूज होता है। जो आपको मैंने बताया कि दो आपके यहाँ पे होते हैं हर एक व्हीकल में, तो उसमें बेसिकली कौन सा मिरर यूज होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखना कि टाइप्स ऑफ मिरर की बात होगी ना, तो हमेशा आपको याद रखना है कि दो तरीके के आपको मिरर देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे प्लेन मिरर, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे स्पेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बेसिकली आपका सिर्फ ऐसा आपका रहेगा, जो आप यहाँ पे घर में जो बेसिकली आप जितने भी मिरर्स वगैरह देखते हो वो सब आपकी प्लेन मिरर्स रहती है, यहाँ पे पीछे सिल्वर कलर की यहाँ पे कोटिंग होती है, ठीक है। फिर वहीं पे जो आपका स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। और अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो आपके यहाँ पे मिरर्स है, वो आपके कौन से टाइप के मिरर्स में काउंट होते हैं या फिर किससे बनते हैं, तो हमेशा याद रखना वो आपके स्पेरिकल मिरर से बनते हैं, ठीक है। अब जब आप स्पेरिकल मिरर को जब दो हिस्सों में तोड़ते हो, ठीक है, दो हिस्सों में आप इसको अलग करते हो, तो ये जो आपका डिजाइन जैसा बन रहा है इधर से, जहाँ पे कर्व इस तरफ में है, ये वाला जो कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। फिर जब हम यहाँ पे अपोजिट साइड में जाएंगे, तो इस तरफ वाला जहाँ पे जो ये आपको कर्व देखने को मिल रहा है, ये वाला कर्व, ये आपका रहता है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके डायग्राम्स रहेंगे ना, आप कोई भी आप एनसीईआरटी वगैरह में खोल के देखोगे, तो आपके यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके रहते हैं। यहाँ पे आपका रहता है फोकस, यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से आपकी इमेजेस रहती है। एक आपका ये वाला मिरर है, एक आपका यहाँ पे इस तरीके से रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जब किस तरफ में बैंड हो तो हम उस मिरर को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये होता है रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर पहचानना है, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, ठीक है,
तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे लेंसेज वगैरह भी होते हैं आपके, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज फायदा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स को, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स को, जो आपका यहाँ पे ये आप एक तरीके से इसको इलिप्टिकल सॉर्ट ऑफ मान सकते हो, ठीक है, पर कंप्लीट इलिप्टिकल आप नहीं बोल सकते हो, पर यहाँ पे इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपका रहता है कॉन्वेक्स। इसी तरीके से जो आपका कॉनकेव होता है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है, ये आपके रिप्रेजेंटेशन है, एक आपका ये वाला रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, जो आप जनरली डायग्राम्स वगैरह में देखोगे ही, और एक ये वाला भी है जो कुछ कुछ डायग्राम्स में आपको देखने को भी मिलेगा। पर अगर आपको यहाँ पे दे देता है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई होप के पहले तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि आपके यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं वो आपके कैसे बनते हैं। अब देखो, जैसा आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर आप यहाँ पे यूज करोगे अगर आपको यहाँ पे रेयर व्यू देखना है, ठीक है। रेयर व्यू मिरर मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेयर व्यू मतलब हो गया पीछे का आपको देखना है। तो देखो, आपको पता है कि हम लोग जो यहाँ पे साइड मिरर्स यूज करते हैं, उसमें जो पीछे आपकी जो भी व्हीकल आ रही होती है ना, वो कंप्लीटली उसमें दिख जाती है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि एकदम साइड में चल रही होगी तो वो दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि अगर पीछे से बहुत, आप बोल सकते हो यहाँ पे आपके पीछे कोई एक कार चल रही है, आप जैसे बाइक पे जा रहे हो और आपके पीछे कार चल रही है, तो अगर वो कंप्लीट कार जो आपकी मिरर में आपको देखने को मिल रही है, वो कौन से मिरर की वजह से देखने को मिलता है, तो वो आपकी रहती है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आप ऐसी जगहों पे यूज करोगे जहां पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, वहां पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब छोटा करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना है, छोटा करना है। वहीं पे जो आपका कॉनकेव मिरर होगा, ये आपका यहाँ पे जैसे यूज करते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए, जब भी आप यहाँ पे दांत का चेकअप कराने जाते हो, यहाँ पे टीथ का चेकअप कराने जाते हो, तो जो आपके डेंटिस्ट है उन, क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छे से देखना होता है, तो मैग्नीफाई करने के लिए वो यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। इसी सेम तरीके से जो आपके यहाँ पे हेडलाइट होती है व्हीकल्स में, ठीक है, व्हीकल्स में आपके यहाँ पे दोनों मिरर यूज होते हैं। जैसे आपका हेडलाइट में आपका हो गया यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज, ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना, ये आपका दूसरा एग्जांपल है, ये आपका पहला एग्जांपल है। अब हेडलाइट में कैसे यूज होगा, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे खुद सोचना है। जैसे मान लो आप यहाँ पे रात में ट्रेवल कर रहे हो, अब यहाँ पे जब आप हेडलाइट ऑन करते हो, तब आपको ज्यादा एरिया दिखता है ना, मतलब जब आप यहाँ पे लाइट जलाओगे, अपने हेडलाइट जलाओगे यहाँ पे व्हीकल का, तो आपको ज्यादा एरिया दिखता है। वो बेसिकली इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि वो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है एक, कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे। वहीं पे उसकी जगह आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दोगे तो आपको बहुत कम एरिया आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हर एक मिरर की अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, एक इंपॉर्टेंस है, तो हमें यहाँ पे यही समझनी है। तो आपको सिंपल टर्म्स में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बस इतना याद रख लेना कि कॉनकेव मिरर जो है वो आपका यहाँ पे मैग्नीफाई करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, और आपका यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको आप एक तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है अगर, तो उस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझाने के लिए यहाँ पे ये चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब देखो, इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीजें याद रखनी है। अब जैसे आपसे यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ ले, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे ये दो मिरर्स है, ठीक है, ये दो आपकी यहाँ पे मिरर है, इस तरीके से ये आपकी पहली मिरर है और ये आपकी दूसरी मिरर है। अब जब दो मिरर ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आपस में मिलती हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंक्लाइन करती है, और मान लो यहाँ पे कि इन ये जो आपकी मिरर जहां तक जा रही है, उसी के बीच में यहाँ पे ये जो डॉट है ये आपका है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आप बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। कि आपकी जब दो मिरर्स आपस में मिलती है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनाएंगी वो, यहाँ पे जिसको हम थीटा लेके चल रहे हैं, और फिर आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपकी इस ऑब्जेक्ट की बनेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी ये आपसे पूछा जा सकता है जब यहाँ पे वो इंक्लाइन हो रही है। एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पे ये इंक्लाइन हो रहे हैं, दो आपके जो मिरर्स है वो आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, एक एंगल थीटा बना रहे हैं। तो इस केस में जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो आपकी रहती है यहाँ पे 360 बाय थीटा, ठीक है। अब 360 बाय थीटा भी आपको तभी याद रखना है अगर मान लो 360 बाय थीटा करने पे आपकी इवन वैल्यू आई, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे इवन वैल्यू आई, तो आप यहाँ पे उसमें से वन माइनस कर दोगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि हमें ऑड वैल्यू ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इवन आती है तो आप उसमें से एक माइनस करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, जैसे आपका यहाँ पे थीटा 60 लेके चलते हैं, ठीक है, 360 बाय 60 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 6 वैल्यू आएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 6 आपका एक इवन नंबर है, आपको पता है, तो हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो याद हम आपको यहाँ पे क्या रखना है, बेसिकली यहाँ पे मैं पहले कलर चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ, अगले स्लाइड पे हम लोग चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका इवन नंबर आए
तो जो आपने यहाँ पे 360/थीटा करके जो वैल्यू निकाली उसमें से 1 माइनस कर देना है। अगर आपका ऑड नंबर आता है तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा जो आपने यहाँ पे 360/थीटा करके वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। इसके अलावा फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर, अब देखो मैग्निफिकेशन फैक्टर का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है आपका यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, और ये आपका होता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, h मतलब हो गया यहाँ पे हाइट, ठीक है। और ये सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे नीचे आप देखना ये वाला, ठीक है। जैसे h आपका ऊपर है और फिर उसका किसकी हाइट की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बनता है ये आपका बनता है कि m जो आपका स्मॉल m है जो मैग्निफिकेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इक्वल रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको यहाँ पे जो समझनी है वो ये समझना है कि अगर आपकी m की वैल्यू छोटी आती है 1 से, ठीक है, 1 से अगर छोटी आती है तो आपका यहाँ पे आंसर होगा कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को अगर आप देखोगे कि आपकी 1 से कम वैल्यू कब आएगी, आपकी कम तब आएगी जब आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू ज्यादा हो। ये तो आपको सीधे सीधे मैथ्स का ही प्रॉब्लम हो गया ना, एक तरीके सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो। तो अगर 1 से वैल्यू कम कब आएगी, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इमेज वाली जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। इमेज की हाइट कम है पर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा है, तब आपके यहाँ पे 1 से कम आएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर इक्वल आ जाता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। फिर एक आपका रहता है यहाँ पे कि अगर m आपका 1 से बड़ा है, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज जो है ये आपकी बड़ी बनती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन है, इसके रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो आपको मैंने ये इंक्लाइन वाला बताया था ना, ये वाला जो हमने अभी अभी देखा था, ये जो आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया, इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि दो आपको प्लेन मिरर दे दी जाए और वो यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे आप रख दो, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे पैरेलल है, यहाँ पे एक दूसरे से पैरेलली यहाँ पे रखी गई हैं। अब आपसे बोला था यहाँ पे आपने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, फिर अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने दो मिरर को रखा है, पैरेलली रखा है और उसके बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट इमेज बनती है, ठीक है। जब भी पैरेलली रखा जाएगा तो इनफाइनाइट बनेंगी, जब एंगल के साथ रखा जाएगा तो आपको 360/थीटा वाला आपका जो फॉर्मूला है वो आपको रखना है। और आपकी वैल्यू हमेशा ऑड आनी चाहिए, अगर इवन आती है तो उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे, 360/थीटा के बाद जो आपका वैल्यू आया उसमें से 1 माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट जो आपके मिरर्स वगैरह है वो सब। फिर इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे जो डायग्राम्स वगैरह है वो हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी के लिए यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मुले याद रहने चाहिए। फिर आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी तो आपको पता होगा कि जो आपका फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ के बारे में आपको पता होगा यहाँ पे कि ये एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पता होगा जो आपका पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस जो है इसका यहाँ पे यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा। और जो फोकल लेंथ होती है बेसिकली 1/f होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम बात करें फोकल लेंथ मतलब f होती है, पर अगर हम पावर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो आपका 1/f हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, जिसके ऊपर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बाकी आपका जो मिरर फॉर्मूला वगैरह है वो सब हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे, उसकी आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1/f क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर है, ठीक है, 3 छोटे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बस। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि दो अलग सेपरेट कंडीशंस दे दी, ठीक है। फिर आपसे बोला यहाँ पे कि अब मिला के आपको बताओ कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको 3 अलग कंडीशन दे तो मैग्निफिकेशन फैक्टर बेसिकली आपका हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन 1 का यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो इनटू जो कंडीशन 2 में जो m की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर होगा। अगर 3 दे रखी कंडीशन तो इनटू m3 कर दोगे इस तरीके से, और m1 कैसे निकालोगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे जैसे मान लो यहाँ पे बोला जाता है कि पावर आपको निकालनी है दो लेंसेज की, ठीक है, दो लेंस आपको दे रखे हैं उसकी पावर आपको निकालनी है, तो हमेशा याद रखना आप यहाँ पे सीधे सीधे प्लस कर देते हो। अगर वो नेगेटिव पावर वाला लेंस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, पर बेसिकली यहाँ पे कहने का क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 की पावर है, ये -3 की पावर है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में रख के बीच में तो आपका प्लस ही रहना है।
है ना। फिर अगर आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तब आपका ये -3 ऐसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0 पावर। पर यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे जब भी आपको दो लेंस दिए जाए और उसकी पावर निकालने को बोला जाए, तो आपके यहाँ पे हमेशा सिंपल एडिशन आप करोगे। इसी तरीके से लास्ट आपका एक पॉइंट है, वो है आपका यहाँ पे फोकल लेंथ से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे फोकल लेंथ दे दी जाए यहाँ पे 2-3, तो आपको हमेशा याद रखना है जो आपकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये आपका रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके यहाँ पे f की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं। जितने भी आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूले बताए वो सब आपको याद रखना है। कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो भी आपकी एसआई यूनिट थी, जैसे पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। ठीक है, फोकल लेंथ तो आपका यहाँ पे जो एसआई यूनिट है, जैसा मीटर सेंटीमीटर ये सब हम लोग करते हैं, उसमें ही आपकी यहाँ पे रहेगी, तो वो आपकी अलग चीज है। जो आपको दिया जाएगा यूनिट, उसमें फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट में जरूर आप मेंशन कर देना। यहाँ पे हमारा आंसर था कॉन्वेक्स मिरर। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको किसने फॉर्म किया था। ठीक है, किसने यहाँ पे उसको फाउंड किया था, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपको दो पर्सनालिटी के नाम याद रखने हैं। पहला तो आपका हो गया कि किसने फॉर्म किया था, उनका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, यहाँ पे मोहन सिंह, जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर आप काम देखोगे या फिर जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, जो इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के अंडर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके इंडियन नेशनल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तब। फिर अगर हम पहले हम इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा कि इन्होंने दो सेशंस को यहाँ पे प्रेसाइड किया था, एक था यहाँ पे हरिपुरा और एक था आपका यहाँ पे त्रिपुरी सेशन। ठीक है, तो पहला वाला सेशन जो था वो तो इन्होंने अच्छे से यहाँ पे प्रेसाइड वगैरह यहाँ पे कर लिया था। पर दूसरे वाले जो आपका यहाँ पे सेशन था उसके लिए यहाँ पे वापस से खड़े हुए थे, और बहुत से आपके जो मेंबर्स थे यहाँ पे, क्योंकि ये कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के मेंबर्स यहाँ पे इनके साथ ही खड़े थे। पर यहाँ पे जो गांधी जी थे वो उन्होंने इनका अपोज किया था। जो आपका ये त्रिपुरा सेशन है, मैं इसकी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, त्रिपुरी सेशन जो है, इसमें बेसिकली यहाँ पे हम बात करें 1939 की, जहाँ पे गांधी जी ने अपोज किया था, क्योंकि यहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे। एक थे आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, जो कि जीत भी गए थे यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट होने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए भी यहाँ पे मेंबर्स की यहाँ पे वोटिंग होती है। तो उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। पर फिर यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे सपोर्ट किसको दिखाया था, सपोर्ट दिखाया था यहाँ पे, इनका नाम था पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, पट्टाभी सीता रमैया। तो यहाँ पे इनको गांधी जी ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था और ये बोला था कि अगर यहाँ पे पट्टाभी सीता रमैया हारते हैं तो वो गांधी जी की हार होगी, मतलब वो मेरी हार होगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, जिसके बाद फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम वापस ले लिया था, और फिर यहाँ पे पट्टाभी सीता रमैया बेसिकली आपके बन गए थे प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर सेशन में। और ये त्रिपुरी सेशन आपका यहाँ पे जो है, ये हुआ है एमपी में, जबलपुर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर जैसे आपका ये हरिपुरा वाला जो सेशन है, ये आपका बेसिकली गुजरात में हुआ था 1938 में। इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, पर क्योंकि वापस से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए थे, और वो लोगों ने भी यहाँ पे उनको वोट भी दिया था, वो जीत भी गए थे। पर गांधी जी चाहते थे कि वो यहाँ पे ना बने एक तरीके से, तो उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया था यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया को, और उन्होंने यही सेंटेंस बोला था। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। अब देखो इसके अलावा आपके यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीजें और भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको एक चीज लग सकती है कि गांधी जी यहाँ पे मानते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस को, ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी, आप देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने, ठीक है, आपस में इन्होंने आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइटल दिया था। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे क्या टाइटल दिया था, अगर आपसे मान लो ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनको बोला जाता था प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। ठीक है, प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स, ये जो आपका यहाँ पे टाइटल है ये दिया था यहाँ पे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका रहेगा एक टाइटल, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो। इसी सेम तरीके से जो आपका यहाँ पे आप पढ़ते हो ना कि फादर ऑफ द नेशन, हमारे यहाँ पे जैसे गांधी जी हैं, पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये लोग बस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यहाँ पे हर हर एक को मानना है, ऐसा नहीं है। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो सेंटेंस है ना कि फादर ऑफ द नेशन, बेसिकली ये जो टाइटल है, ये आपकी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है, ये आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली दिया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे गांधी जी को टाइटल आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे दिया था, जिसको हम लोग आज के टाइम में भी हम मानते हैं फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, फादर ऑफ आर नेशन।
तो ये टाइटल जो है बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दिया था, यहाँ पे कोई इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कहाँ पे दिया था ये जो टाइटल था बेसिकली, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पे उन्होंने ये टाइटल दिया था। ऐसा नहीं था कि आमने सामने बैठ के ये टाइटल दे रहे थे, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पे दिया था, और जब ये रंगून में थे तब दिया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब ये इंडिया से बाहर चले गए थे तब इन्होंने दिया था 1944 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपसे पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके अलावा जैसे आप देखोगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि जो आपके यहाँ पे गांधी जी हैं, गांधी जी का नाम इंडियन हिस्ट्री में गोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये भी गांधी जी ने बोला था, और सॉरी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब देखो इसके अलावा अगर हम अब बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा और, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के यहाँ पे जो आप बोल सकते हो पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, तो इनका नाम था यहाँ पे CR दास। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनका फुल फॉर्म बेसिकली आपका रह जाएगा यहाँ पे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। तो ये थे आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये बेसिकली आपके मेयर थे यहाँ पे। ठीक है, जो आपके चित्तरंजन दास है ये आपके 1923 में कलकत्ता के मेयर हुआ करते थे, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर हम अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस सीधे सीधे जाके इंडियन नेशनल आर्मी से नहीं जुड़ गए थे। ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारे आप बोल सकते हो यहाँ पे छुप छुप के यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे गए थे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 1941 में, ठीक है 1941 में यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे ये चले गए थे यहाँ पे पेशावर, सबसे पहले ये गए थे यहाँ पे पेशावर। ठीक है, फिर पेशावर जाने जब ये गए थे तो बेसिकली इन्होंने अपना यहाँ पे नाम रखा था जियाउद्दीन। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली आप इसको कोड नेम की तरह आप ले सकते हो, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे नाम रखा था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की। तो 1941 में गए थे पेशावर, और उन्होंने उस टाइम पे जो नाम रखा था अपना उस वो रखा था यहाँ पे जियाउद्दीन। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर ये गए थे यहाँ पे जर्मनी में। ठीक है, फिर यहाँ पे ये गए थे जर्मनी में, जहाँ पे ये हिटलर से भी मिले थे। ठीक है, मेट हिटलर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। और जब ये हिटलर से मिले थे तब इनका नाम था यहाँ पे ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मजोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम याद रख लेना, अगर आपको कंप्लीट नहीं रहता है तो यहाँ पे ऑरलैंडो से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हिटलर की हेल्प से बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम आर्मी इन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी। ठीक है, फ्रीडम आर्मी इन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी हिटलर के हेल्प से। ठीक है, हेल्प ऑफ हिटलर, पर वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे उस टाइम की जो मुक्ति सेना बेसिकली आप इसको बोल सकते हो हिंदी में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रीडम आर्मी को आप यहाँ पे मुक्ति सेना बोल सकते हो, पर वो ऐसे इतनी ज्यादा उभर के नहीं आई थी, या फिर आप बोलो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर हमें उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो नेताजी हैं, ठीक है, तो नेताजी को ना यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली जो सुभाष चंद्र बोस है तो उनको जो नेताजी का टाइटल भी है ना, ये टाइटल बेसिकली यहाँ पे जर्मन्स ने दिया है। ठीक है, जर्मन्स ने यहाँ पे नेताजी का जो ये टाइटल है, जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस को जो ये टाइटल दिया है यहाँ पे नेताजी का, ये बेसिकली आपके जर्मन्स ने दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो आपकी सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने ही यहाँ पे एक नारा आप बोल सकते हो जिसको हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे जय हिंद। ठीक है, हम जय हिंद जब भी बोलते हैं ना, जैसे मैं आपके वीडियोस में आखिरी में हमेशा बोलता हूँ, तो ये जो जय हिंद शब्द है, या फिर आप बोलो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा बहुत, क्योंकि दो शब्द आपको दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपका रहेगा ये भी आपका यहाँ पे बोस ने ही दिया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया है, और ये जब जर्मनी में थे तब दिया था। ठीक है, फ्रॉम जर्मनी आपका यहाँ पे ये नारा दिया है, तो आप यहाँ पे खुद समझो कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी बहुत सी चीजें दी हैं जो लोग यहाँ पे डे टू डे यहाँ पे यूज भी करते हैं। ठीक है, पर हमें पता ही नहीं होता है कि उन्होंने ये सब बोल रखा है। जैसे फादर ऑफ द नेशन, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही सोच के बैठे होंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली उनको यहाँ पे ये टाइटल दिया था। ठीक है, इसी सेम तरीके से नेताजी वाला जो टाइटल है ये आपके इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, जर्मन्स ने दिया है। ठीक है, इसी सेम तरीके से जो जय हिंद आपका रहेगा ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है।
अब देखो इसके अलावा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके मोहन सिंह थे, ये बेसिकली आपके हो गए यहाँ पे फाउंडर इंडियन नेशनल आर्मी के, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब यहाँ पे ये फाउंडर बने थे तो बेसिकली यहाँ पे ना जापान ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि जापान ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। पर उस टाइम पे ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपके प्रिजनर्स थे, जो आपके अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और जापान के लोगों ने उनको पकड़ लिया था, तो वही सब आपके बेसिकली आपके इंडियन नेशनल आर्मी में यहाँ पे रिक्रूट हुए थे, वहीं पे उन्होंने ज्वाइन किया था। और हमेशा आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपके जापान थे, भले उन्होंने यहाँ पे हेल्प करी थी इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में, पर उसमें बहुत सारी आप देखोगे यहाँ पे रेसिज्म फेस करना पड़ा था जो आपके यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे उनको। और क्योंकि आपके यहाँ पे जो मोहन सिंह है बेसिकली, ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग जुड़े, पर वो जापान के जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक तरीके से लगता था कि हो सकता है यहाँ पे अगर हम ज्यादा लोग अलाउ करेंगे तो वो जापान के ही लोगों पे अटैक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसलिए यहाँ पे मोहन सिंह को उनको हटा दिया गया था, जो आपके जापान की फोर्सेस थी उनके द्वारा। और फिर आपके यहाँ पे आए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपके पहुंच गए थे सिंगापुर, ठीक है। ये आपके पहुंच गए थे यहाँ पे सिंगापुर, तो ये आपको याद रखना है। फिर सिंगापुर से यहाँ पे ये पहुंच गए टोक्यो, ठीक है। और टोक्यो में जब ये गए तो ये बेसिकली इनका नाम था यहाँ पे आबिद हुसैन। तो यहाँ पे ये सब कोड नेम्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, कि जब पेशावर में गए तो आपका जियाउद्दीन हो गया, फिर आपका ओर्नेल्डो हो गया, आपका जर्मनी में जब गए, जब हिटलर से मिले। और सिंगापुर के बाद जब आपके ये टोक्यो गए तो वहां पे इनका जो आपका कोड नेम हो गया, ये आपका हो गया था यहाँ पे टोक्यो में आबिद हुसैन, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। उसी टाइम पे इन्होंने ना एक क्लब यहाँ पे फाउंड किया था जिसका नाम है यहाँ पे इंडियन क्लब, ठीक है। इंडियन क्लब इन्होंने फॉर्म किया था टोक्यो में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फाउंड किया था इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस की हम बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फाउंड तो यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने ही करी है, पर उसको आगे बढ़ाने का काम बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने किया है, ठीक है। और उनका एक बहुत फेमस नारा भी है, आपको यहाँ पे पता हो तो यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे गिव मी ब्लड, ठीक है। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर हम हिंदी में देखें तो आपको यहाँ पे जो ये फेमस आप देखोगे ना सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये आपका सुभाष चंद्र बोस का ही है ना। ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये इन्होंने कहाँ दिया था, तो ये इन्होंने दिया था मल्य में, ठीक है। ये इन्होंने दिया था मल्य में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होगा कि इनकी आर्मी में एक रानी झांसी रेजिमेंट भी थी, ठीक है। रानी झांसी रेजिमेंट भी आपकी यहाँ पे हुआ करती थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो रेजिमेंट थी फीमेल्स के नाम की कौन सी रेजिमेंट थी, तो आपको याद रखना है कि रानी झांसी रेजिमेंट यहाँ पे फीमेल्स की रेजिमेंट थी। और ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे नर्सेस की थी, ठीक है। रेजिमेंट जो थी ये नर्सेस की थी। एक तरीके से आप डॉक्टर्स के सॉर्ट ऑफ आप यहाँ पे लगा सकते हो कि यहाँ पे ये लड़ने से ज्यादा आप ऐसे समझो इनका काम रहता था कि कोई घायल हो गया तो उनकी ये हेल्प करतेंगे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपकी आईएनए के क्वार्टर्स थे, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के जो यहाँ पे हेड क्वार्टर्स थे, जब हम बात कर रहे हैं हेड क्वार्टर्स की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हेड क्वार्टर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे रंगून में। और रंगून आपको हर एक को पता होगा, रंगून आपका बेसिकली म्यांमार में पड़ता है, जिसको पहले के टाइम में बर्मा बोला जाता था, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे म्यांमार है। बर्मा की बात कर रहा हूँ, बर्मा का मतलब है यहाँ पे म्यांमार, जिसको पहले यहाँ पे अंग्रेज जो है बर्मा बोलते थे। उसमें आपकी एक सिटी है रंगून, तो वहां पे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। और इनका वॉर क्राई क्या था, अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, वॉर क्राई आप देखोगे हर एक रेजिमेंट का आपका यहाँ पे एक वॉर क्राई रहता है कि जब भी वो लड़ने जाते तो आपको वो चीज देखने को मिलती है। तो इनका वॉर क्राई था चलो दिल्ली, ठीक है, चलो दिल्ली। ठीक, तो ये सब आपके हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपसे पूछी जा सकती है। और जो आपको यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जो रेडियो वाला था, ठीक है। तो रेडियो वाला भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रेडियो पे बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला था, यहाँ पे फादर ऑफ द नेशन का यहाँ पे टाइटल दिया था। तो अगर इस रेडियो वाले का यहाँ पे नाम पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आजाद आजाद हिंद रेडियो, ठीक है। आजाद हिंद रेडियो यहाँ पे रहेगा, जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे जिसके ब्रॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पे रंगून से 1944 में इन्होंने फादर ऑफ द नेशन का यहाँ पे एक तरीके से टाइटल यहाँ पे दिया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके थे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड भी और आपके आईएनए से रिलेटेड। तो ये सब आपके यहाँ पे हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब देखो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका ऑप्टिक्स वाला जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी, अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगा साइंस वाले आपके एनसीईआरटी से ही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपकी हो गई यहाँ पे इंसिडेंट रे। इसी सेम तरीके से आपका यहाँ पे एंगल बनाते हुए निकलेगी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये जो आपको बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल रे। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे नॉर्मल रे, ये है आपकी यहाँ पे इंसिडेंट रे, और इधर वाली है आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले तो ये चीज पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जिसको हम थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी सेम तरीके से इधर वाले को हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है आपका यहाँ पे थीटा आर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल रिप्रेजेंट हो रहे हैं इससे। अब यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पे ना लॉज की अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के केस में, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो आपकी तीनों रेज है ना, ये आपके सेम प्लेन पे पड़ेंगी। ठीक है, सेम प्लेन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, एक ही प्लेन पे बेसिकली आपकी तीनों रेज पड़ रही हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो आपका यहाँ पे ये एंगल बना रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, वो आपका इक्वल रहता है आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे जो थीटा है, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। और ये है आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे थीटा आई वाला। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के आपके रिफ्लेक्शन रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इररेगुलर और रेगुलर। रेगुलर रेगुलर को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पेकुलर आपका रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर वाले को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में भी आएंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा, पर यहाँ पे मैं दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो याद रखना है कि जो आपका रेगुलर वाला है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सरफेस रहेगा ना, वो आपका स्मूथ सरफेस रहेगा। जो आपका सरफेस रहेगा वो आपका यहाँ पे स्मूथ रहेगा, मतलब एकदम सीधा। इस तरीके से आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो सरफेस है एकदम स्ट्रेट आपका रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। पर इरेगुलर में आपको देखने को मिलेगा जो आपका सरफेस रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वॉल्स हो गई। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हो गए, फिर आपके जैसे मान लो ह्यूमंस के थ्रू हो गया। ठीक है, ह्यूमन वगैरह हो गए। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, यहाँ पे सर्फेसेस के इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये आपके एग्जाम्पल है सर्फेसेस के आपके इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं उसमें। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो हम ये ऑब्जेक्ट देख पाते हैं ना अपनी आंखों से, तो वो सब हम देख पाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही। ठीक है, अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट एज सच नहीं देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, वी कैन सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डायग्राम की हमने बात कर ली, दोनों थीटा मैंने आपको बता दिया क्या कंडीशन बेसिकली रहती है, वो हमने डिस्कस कर ली, जहाँ पे थीटा ऑफ आई जो है आपका थीटा ऑफ आर के इक्वल रहता है। और तीनों जो आपके यहाँ पे रेज रहती है वो आपके सेम प्लेन पे लगती है, तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया। फिर आपका यहाँ पे ये जो आपको मैंने बताया कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपका है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और इससे पहले मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पे विबग्योर के बारे में, है ना, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये कलर सीक्वेंस रहता है। वी मतलब है वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू का यहाँ पे बी मतलब ब्लू हो गया, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सब मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको यहाँ पे पता होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था पहले ही, तो हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम उसको देखते हैं पहले। अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले आपका लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा जैसे आपके प्लेन मिरर्स वगैरह में। ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल रहेगा आपका, जो आप देखते हो ना कि एम्बुलेंस जो होती है, तो एम्बुलेंस जितनी भी रहेंगी उनके आगे जो आपका बम्पर रहता है, उसमें जो एम्बुलेंस जो लिखते हैं वो लोग, वो हमेशा उल्टा लिखते हैं। ठीक है, मतलब ए आपका इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, फिर आपका एम रहेगा, मतलब उल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे आपका एग्जाम्पल होता है लेटरल इन्वर्जन का, कि जब आप उसको मिरर के थ्रू देखोगे ना, तो तब आपको वो सीधी चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते जाओगे कि आप यहाँ पे जब सामने खड़े हो तो किसी मिरर के, है ना, तो जब आप किसी मिरर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हो,
ठीक है। अब जब आप ये वाला हाथ ऊपर करते हो, अपना राइट हैंड जब आप ऊपर करते हो, तो मिरर के अकॉर्डिंग तो आपका ये लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने अपोजिट में खड़ा है ना वो इंसान। अगर आप देखोगे मिरर में, अगर आप अपने आप को देखोगे, तो जो मिरर में आपको इमेज दिख रही है वो अपने अपोजिट ही खड़ी है एक तरीके से। तो जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो, तो मिरर में आपको एक तरीके से आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड उसका यहाँ पे दिखाई देता है जो खड़ा हो रहा है, ठीक है। जो आपका सामने वाला हाथ है, ये बेसिकली आपका जो खड़ा करोगे वही आपका उधर में हाथ खड़ा रहेगा, पर वो अगर आप देखो तो क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं एक दूसरे से यहाँ पे, तो ये आपका एक तरीके से आप देखोगे तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड खड़ा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका है लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। वही आपको यहाँ पे एम्बुलेंस जो वर्ड होता है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, लोग जो यहाँ पे एम्बुलेंस में यहाँ पे लिखवाते हैं उल्टा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल लेटरल इन्वर्जन का, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे अपोजिट वे में जब आप एम्बुलेंस लिखते हो, एम्बुलेंस में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका रिफ्रैक्शन है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। अब देखो रिफ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, तो रिफ्रैक्शन में भी आपको यहाँ पे एक डायग्राम याद रखना है। एक आपका मान लो यहाँ पे एक कोई एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, ये है आपका इंसिडेंट रे जो आपने यहाँ पे डाला, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे इंसिडेंट रे, हम लोग वापस से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल रे मैं आपका बाद में बना दूंगा, पहले हम सिंपल टर्म्स में यहाँ पे पहले इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे ये आपने बनाया, यहाँ पे इंसिडेंट रे आपने यहाँ पे डाला इस सरफेस पे, ठीक है। अब ये वाला जो सरफेस था, ये ऊपर की तरफ है यहाँ पे एयर, नीचे की तरफ है आपका यहाँ पे ग्लास, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्लास था यहाँ पे, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे ग्लास का आ गया, ऊपर आपका एयर था। जब आपने एयर से किसी इंसिडेंट रे को डाला, ठीक है, तो उसमें ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। ये आपका है यहाँ पे नॉर्मल, ये था आपका यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका यहाँ पे नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, वो आपका यहाँ पे आर के इक्वल नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन में बस वो इक्वल रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आपका 99% आप चांस देखोगे तो आपका यही रहता है, एक्सेप्ट वन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक्सेप्ट वन कंडीशन, आपका एंगल ऑफ आई जो है एंगल ऑफ आर के कभी इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखना एक्सेप्ट वन कंडीशन कौन सी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूंगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आर बनेगा कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका बन गया यहाँ पे आई, स्मॉल आई। ये है आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कहने का। अगर आपको कोई ऐसे दो सर्फ आपको दो दे रखे हैं यहाँ पे एरिया, अगर आप कभी भी डेंसर से रेयर जाओगे ना, डेंसर से रेयरर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली देखोगे हमेशा कि आपकी जो स्पीड होगी ना, आपकी ये लाइट रे की, ये आपकी जो स्पीड होगी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। और जो आपकी ये रिफ्रेक्टेड रे बन रही है, ये बेसिकली आप यहाँ पे मूव कर जाओगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम दी फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पे रेयरर से डेंसर वाली जो हम कंडीशन बेसिकली बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी वाला जो पार्ट है, ठीक है, डेंसिटी वाले का आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का जैसे फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एम अपॉन वी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके थ्रू बेसिकली हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डेंसिटीज वगैरह, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे पता चलता है कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर मीडियम है वगैरह। तो ये सब जितने हैं ये आपके सब मीडियम्स है, ये सब क्या आपके यहाँ पे मीडियम है। तो यहाँ पे जब भी आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हो ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी यहाँ पे लाइट रे है, ये आपकी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर आपका ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये जाने लगेगी। पर इसी का उल्टा अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब आप रेयरर से डेंसर जाओगे, ठीक है, रेयरर से अगर आप जब डेंसर की तरफ जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी स्पीड है ये आपकी कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लाइट रे है, वो आपकी मूव करेगी यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ यहाँ पे ये मूव करेगी। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी नॉर्मल था, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे से यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आर जो है आपका बहुत ज्यादा है, तब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आपका ऊपर वाला कंडीशन है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर आपका डेंसर मीडियम था और नीचे आपका यहाँ पे रेयरर मीडियम था। इसी का उल्टा आपका हो जाएगा, जब आप मान लो ये आपका नॉर्मल था, ये आपका सरफेस होगा, यहाँ पे मान लो आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है, ये आपका रेयर है और ये आपका डेंसर मीडियम है।
तो जब आप लाइट रे डालोगे ना तो ये नॉर्मल के पास से जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ यहाँ पे ज्यादा बेंड रहेगी। तो ये आपके यहाँ पे दो कंडीशंस रहती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 99% आपके चांस है कि आपका आई और आर इक्वल नहीं होगा कभी भी, जब भी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो एक कंडीशन होती ही है कि इक्वल रहेंगे वो, पर यहाँ पे इक्वल नहीं रहते हैं। अब वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको ये इक्वल देखने को मिलते हैं? तो वो आपकी कंडीशन है जहाँ पे आपका आई जो है वो 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। मतलब 0 डिग्री का क्या है कि इस तरीके से आपका यहाँ पे नॉर्मल है, तो यहीं पे ही जो आपका सरफेस है ना उसी के साथ आपकी जब इंसिडेंट रे आए तब आपका जो रिफ्लेक्शन रे होगा वो भी बेसिकली आपका इसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कब देखने को मिलेगा? ये जब आपको यहाँ पे आई आपका 0 डिग्री हो तभी आपका आर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये ओनली कंडीशन है ये, ठीक है, ओनली कंडीशन है जहाँ पे जो आपका थीटा ऑफ आई होता है ये आपका थीटा ऑफ आर के इक्वल हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, ठीक है। जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, रिफ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे थीटा ऑफ आई आपका थीटा ऑफ आर के इक्वल होता है। वो आपका तभी होगा जब आपका जो आई है वो आपका 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका 0 डिग्री हो जाए तभी आपका ये रहेगा। तो आई और आर बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीजें याद रखनी है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो ना, तो आपकी स्पीड, आपकी जो लाइट की स्पीड है वो आपकी चेंज करती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं जब आप यहाँ पे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, ठीक है। तो ये आपसे मान लो इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्पीड रहेगा, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चेंज होगी, चाहे ज्यादा हो कम हो पर चेंज होगी, ठीक है। इसी सेम तरीके से जो आपका वेवलेंथ रहेगा, जिसको हम यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो वेवलेंथ भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चेंज होगा, पर फ्रीक्वेंसी पे इससे रिलेटेड कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है ये आपकी अनचेंज रहेगी। अगर आपका कोई भी मीडियम है, चाहे कोई भी मीडियम हो, डेंसर से रेयर जा रहे हो, रेयर से डेंसर जा रहे हो, कोई भी मीडियम में आप जा रहे हो, पर आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा उस लाइट रे की आपकी क्या रहेगी? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, कभी भी वो चेंज नहीं करेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, हमेशा सेम रहेगी। पर जो स्पीड है और जो आपका वेवलेंथ है वो आपकी हमेशा चेंज करेगी, या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के आपके एग्जांपल्स को, तो आपको याद रखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है ये आपका एक एग्जांपल होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको मिराजेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मिराज जो आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को किससे मिलेंगे यहाँ पे? देखो, मिराज वगैरह तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो जो आपका मिराज वगैरह है तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से। तो ये तो आपका यहाँ पे आंसर होना मतलब यहाँ पे होगा ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है, मिराज जो है बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, तो जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे ये आपका एक मीडियम था, ये आपका एक मीडियम था, जब आपने इंसिडेंट रे भेजा बेसिकली आपका यहाँ पे बेंड हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से, और लेटरल इन्वर्जन भी आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन से रिलेट करता है, पर आपका मिराज नहीं करता है, क्योंकि मिराज आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का कंडीशन है। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपका क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका होता है यहाँ पे मिराज। तो मिराज आपको जैसे पता है यहाँ पे गर्म जगहों पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठंडी जगहों पे आपको जैसे लूमिंग वगैरह देखने को मिलता है। जब आप आगे रोड क्रॉस कर रहे हो या मतलब रोड पे जा रहे हो तो थोड़ी दूर में आपको देखने को मिलेगा कि पानी जैसा भरा हुआ है, पर वो होता नहीं है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे लूमिंग रहता है। और जो मिराज वगैरह वो आपको डेजर्ट्स एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे और एग्जांपल्स को, तो जो आपका यहाँ पे सनराइज होता है, जो सनसेट होता है, ये भी आपका रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे सनराइज हो गया या फिर आपका जो भी सनसेट हो गया, ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल रहेगा, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो फिशिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, फिशिंग भी बेसिकली आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये स्टार है, अगर हम सनराइज सनसेट की जगह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका एक स्टार है, आप यहाँ पे नीचे खड़े हो, ठीक है, अर्थ पे। अब ये जो स्टार है ना इसकी लोकेशन ये है, पर आपको ना जो देखने को मतलब यहाँ पे मान लो कि इसकी लोकेशन ये वाली है, ठीक है। ऊपर की तरफ हम बनाने के लिए यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं। तो इसकी जो रियल लोकेशन है वो आपकी ये है, पर जब आपको ये दिखता है ना, जो आपको स्टार बेसिकली दिखता है, तो आपको वो इस लोकेशन पे देखने को मिलता है। तो ये किस वजह से होता है? ये आपको होता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से।
इसी सेम तरीके से जो आपकी फिशिंग है, जब आप फिश पकड़ते हो, तो जब आप अपना वो हुक फेंकते हो ना यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे लगा हुआ रहता है यहाँ पे हुक, तो वो जो गिरता है बेसिकली, वो भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपका रिफ्रैक्शन की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम चीज आपके सनराइज और सनसेट की होती है, कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब आपका सूरज डूब गया है, पर वो डूबा नहीं होता बेसिकली, आप देखोगे यहाँ पे 2 मिनट का आपका गैप रहता है, ठीक है, उगने में भी और आपके यहाँ पे डूबने में भी आपका यहाँ पे गैप रहता है बेसिकली यहाँ पे 2-2 मिनट का। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, और ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही रहता है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, जो हमने सब यहाँ पे डिस्कस किया है। ना इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 जो क्वेश्चन किए वो बेसिकली आपके बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, तो हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करी है, कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे बहुत सारे कवर कर लिए हैं। तो कहने के लिए बस वो 8 क्वेश्चन है, पर हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट करे हुए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक्जैक्टली फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे रिवील जी के आप सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सजेशन होता है, कोई भी आपको चीज रहती है, वो आप यहाँ पे कमेंट डाउन जरूर कर देना। या तो आप यहाँ पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप वहां पे भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। डाउट्स लेके मत जाना, डाउट्स पूछ जरूर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।